सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वे सावधानाः भवन्तु। भवन्तः अतः पूर्वं पठितवन्तः भवेयुः मम्मटस्य काव्यलक्षणं मन्दिरपूजां पाठितवती। तत्र काव्यं किम् इति जिज्ञासायां मम्मटः तत्र कथयति शब्दार्थो काव्यं। शब्दार्थो विशेषणानि अपि तेन दत्तानि, किन्तु मूलं सूत्रमस्ति शब्दार्थो काव्यम। शब्द और अर्थ इन दोनों का जो युगल स्वरूप है वो काव्य कहा जाता है। प्रथम उल्लास में काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन और काव्य के लक्षण पर विचार, संक्षिप्त विचार प्रस्तुत हुआ। मम्मट ने काव्य लक्षण में जितने पदों का प्रयोग किया तद अदोषो शब्दार्थो सबलो अनलंकृति पुनः हुआ। इनका विस्तार से प्रतिपादन मम्मट ने 10 उल्लासों में किया है। तो द्वितीय उल्लास में जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, इस पर शब्द शक्ति पर चर्चा हुई। मम्मट जो शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं, वो शब्द क्या है, उसके कितने भेद हैं, और वो अर्थ क्या है और अर्थ के कितने भेद होते हैं, ये जिज्ञासा होने पर प्रकरण प्रस्तुत हो रहा है कि शब्द क्या है, उसके भेद कितने हैं, और उसके बाद जो है अर्थ के भेद कितने हैं। तो द्वितीय उल्लास मैंने आपको कुछ लिख करके भेजा है, संक्षिप्त में मैंने आपको उपलब्ध कराया है। ये द्वितीय उल्लास की पहले ही कारिका है। स्याद वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकस्त्रिधा वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः। कहते हैं कि शब्दः माने जो शब्द है, शब्दों में जो एक पार्ट शब्द है, वो शब्द 3 प्रकार का होता है। एक होता है वाचिक शब्द, दूसरा लाक्षणिक होता है, और तीसरा होता है व्यंजक। ये तो साहित्यकारों के मत में, साहित्य शास्त्रियों के मत में ये शब्द के 3 प्रकार हैं। इसमें जो तीसरा प्रकार है व्यंजक शब्द, ये व्यंजना की कल्पना और व्यंजना का जो की मान्यता है, उस सिद्धांत की जो स्थापना है, ये साहित्य शास्त्र में ही की गई है। अन्य शास्त्रों में व्यंजना को लक्षणा के अंतर्गत माना जाता है। उसको पृथक से शब्द का अर्थ व्यंजना को नहीं माना जाता, व्यंग्य को नहीं माना। तो 3 प्रकार के शब्द हुए, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और इन तीनों शब्दों के अंदर, इन तीनों शब्दों का जो अर्थ होता है, वो वाचक शब्द जो है वो वाच्य अर्थ को प्रकट करता है। लाक्षणिक शब्द लक्ष्य अर्थ को प्रकट करता है, वो शक्ति है लक्षण। और व्यंग्य जो शब्द है, व्यंजक जो शब्द है, व्यंग्य अर्थ को प्रकट करता है। अब इस अर्थ को प्रकट करने के लिए अलग अलग 3 शक्तियां होती है। वाचक शब्द जो वाच्य अर्थ को प्रकट करता है, उसके अंदर अभिधा नाम की शक्ति विद्यमान होती है। माने वाचक शब्द के अंदर अभिधा नाम की शक्ति निवास करती है, जिस शक्ति के बल पर वाच्य अर्थ प्रकट होता है। ये जो वाच्य अर्थ है, ये संकेतित अर्थ कहलाता है, लोक प्रसिद्ध अर्थ। जैसे हमने जब ये वस्तु का निर्माण हुआ तो इसका नाम रख दिया गया बॉटल, अंग्रेजी में, हिंदी में इसको बोतल बोलते हैं। तो जब ये निर्मित नहीं हुई थी तो इसका कोई ना तो नाम था, ना तो स्वरूप था, कुछ भी नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था। जब कोई चीज़ बनती है तो उसको लोक व्यवहार में जानने के लिए उसका कुछ ना कुछ नाम रख दिया जाता है। वो जो नाम रख दिया जाता है, जिसको हम संज्ञा शब्द कहते हैं, वही जो है इसका संकेतक, संकेत के द्वारा इसका ग्रहण होता है। संकेत माने परंपरा अनुसार लोक व्यवहार में जो हम व्यवहार के लिए किसी का कोई नाम रखते हैं। हम अपने घर में बालक जन्म हुआ, उसके नाम रख देते हैं। कोई उसको मुन्ना बोलता है, कोई कन्हैया बोलता है, और फिर कुछ दिनों के बाद वो बालक जैसे कोई कन्हैया बोला तो देखता है हमारी ओर की मुझे ही पुकारा जा रहा है। तो अभिधा
वाचक शब्द में निवास करती है। लाक्षणिक जो शब्द होता है उसके अंदर लक्षणा शक्ति विद्यमान होती है और जो व्यंजक शब्द होता है उसके अंदर व्यंजना नाम की शक्ति निवास करती है, जिसको ध्वनि भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्तरो व्यंजकस्त्रिधा वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः तात्पर्यार्थो वाच्यादयः तदर्थाः माने वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, ये इसके 3 अर्थ भी हैं, क्रमशः ले लो। और इसके बाद कहते हैं तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। कुछ लोग जो है एक और जो है अर्थ मानते हैं शब्दों का, शब्द के भेद को नहीं मानते, अर्थ में एक और बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं तात्पर्यार्थ। तात्पर्य नाम की वृत्ति की कल्पना करते हैं कि एक अलग से ऐसी शक्ति होती है, जब हम एक पूरा वाक्य बोल जाते हैं तो जो हमको जैसे हमने एक शब्द एक वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, उनके अपने अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं, लेकिन जब एक साथ कई शब्द एक वाक्य में बोल दिए जाते हैं तो उस पूरे शब्द के शब्दों का जो सम्मिश्रित रूप है वाक्य में, उसके बाद एक जो व्यवस्थित अर्थ हमको सुनाई पड़ता है, हम समझते हैं कि हमें करना क्या है, हमें कहा क्या गया, उस अर्थ को ज्ञान कराने के लिए तात्पर्य नाम की एक वृत्ति होती, एक शक्ति होती है, जिसको हम तात्पर्यार्थ कहते हैं। ये मीमांसकों के मत में होती है। मीमांसा के जो आचार्य हैं वो इसलिए कि उसके मानने का तर्क मैं भी पढ़ाऊंगा, तो ऐसा क्यों मानते हैं, उनका एक अपना अलग सिद्धांत है। उस सिद्धांत को हम समझेंगे तो हमको तात्पर्यार्थ भी समझ में आ जाएगा। अब ये जो तात्पर्यार्थ है, जो शब्द का जो चौथा अर्थ है, वो 3 तो साहित्यिक मानते हैं, 2 बाकी आचार्य मानते हैं, नैयायिक हो चाहे वैयाकरण हो, अन्य शास्त्री लोग जो है अभिधा और लक्षणा मानते हैं। केवल साहित्य शास्त्री क्या मानते हैं, व्यंजना, और जो अपना ये है क्या बोलते हैं मीमांसक, वो व्यंजना की जगह तात्पर्यार्थ मानते हैं। तो हम उस तात्पर्यार्थ के बारे में जानेंगे, लिखने की जरूरत नहीं इसलिए कि सामने रखा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। अब यहाँ पर अब हम बात करेंगे आगे, तात्पर्यार्थ में 2 पक्ष हैं, एक है अभिहितान्वयवाद और दूसरा है अन्विताभिधानवाद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट समझा है और इसको समझने की बहुत जरूरत है। मीमांसकों में भी 2 फाड़ हो गई, गुरु शिष्य में ही झगड़ा हो गया सिद्धांत को लेकर, और गुरु अपनी बात पर अड़े हैं आज तक कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, और उनका शिष्य कहता है कि नहीं गुरु जी आपका दिमाग ठीक नहीं है, कुछ आप भटके हुए हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। और इतना दोनों का दृढ़ सिद्धांत है कि आज तक एक मत नहीं हो पाया, और एक को तौतादिक मत कहा जाने लगा और एक को गुरुमत कहा जाने लगा। तो ये अभिहितान्वयवाद क्या है और अन्विताभिधानवाद क्या है, हम अब इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अभिहितान्वयवादी आचार्य का नाम है कुमारिल भट्ट। ये मीमांसक बहुत प्रसिद्ध अपने भारतीय मनीषा में। तो कुमारिल भट्ट के एक बहुत ही योग्य शिष्य हुए, उनका नाम था प्रभाकर। ये उनके बहुत ही योग्य शिष्यों में थे। गुरुजी जहाँ पर अटक जाते थे, ये शिष्य आकर उनकी सहायता करता था। अभी एक रोचक प्रसंग आएगा कि एक बार गुरुजी पढ़ा रहे थे मीमांसा में किसी टीकाकार ने लिखा कि अत्रापि नोक्तम तत्रापि नोक्तम। इसका सरल अर्थ क्या है, अत्रापि माने यहाँ, अत्रापि न उक्तम धन्योक्तम माने यहाँ जो नहीं कहा गया, यहाँ भी नहीं कहा गया, और तत्रापि नोक्तम वहाँ भी नहीं कहा गया। अब गुरुजी सुबह से लेकर शाम तक तनाव में हैं, समझ ही में नहीं आ रहा कि करेंगे। दोपहर में भोजन करने के लिए उठे तो प्रभाकर को समय आया कि गुरुजी सुबह से तनावग्रस्त हैं, आज इन्होंने फलाहार भी नहीं किया, मैं जरा देखूं बात क्या है। तो विद्यार्थी जाकर के जहाँ पर अटके थे, पेन अटका हुआ था, लगाए टिक लगाए हुए थे, उसको पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में समझ में आया कि ये तो उस जमाने में टाइपिस्ट तो होते नहीं थे, लेखक होते थे, हाथ से लिखते थे। तो लेखक ने जो है लकीर खींचने पर, जब शब्द हम लिखते हैं तो लकीर खींचने पर उसने जहाँ तक लकीर खींचनी थी वहाँ तक न खींच करके आधी रखी, कुछ को आपस में जोड़ दिया, शब्दों को
जिस प्रकार से पृथक पृथक लिखना था वैसा ना करके उसने त्रुटि कर दी। वहां पर क्या था, वास्तव में अत्रापि नोक्तम में उसको लिखना था अत्रापि न उक्तम, अत्रापि नोक्तम, अत्र अपि न उक्तम, माने अत्र अपि नोक्तम को एक मिलाकर के लिखना था। क्या करना था उसको, हाँ ऐसे था, अत्रापि ऐसे लिखा हुआ था किताब में, और उसको क्या करना था, यदि इसको मिला देता पूरी लाइन से कर देता लेखक तो भ्रम दूर हो जाता। अब इसकी संधि विग्रह करेंगे, अत्र अपि न उक्तम, यहाँ पर क्लियर हो गया ना। लेकिन वो जो यहाँ लाइन नहीं खींचा था उसने एक बहुत बड़े पंडित को तनाव में डाल दिया, क्योंकि उसी के अनुसार उसका लिख रहा है कि अत्रापि माने यहाँ भी न उक्तम नहीं कहा और तत्रापि न उक्तम वहाँ भी नहीं कहा, जबकि जो है तो यहाँ पर था अत्र अपि न उक्तम। अत्र माने यहाँ पर अपि, अपि न, अपि शब्द के तृतीया एक वचन का रूप हरिणा की तरह है। तो अपि न माने अपि शब्द के द्वारा, अपि शब्द का उच्चारण करके जो बात बताई गई है वही दूसरे प्रसंग में, प्रसंग मुझे नहीं स्मरण है इसलिए नहीं कह रहा, तत्र अब वहां पर भी है तत्रापि, तो तत्रापि तु नोक्तम। अब यहाँ पर तत्रापि नोक्तम था, वहां पर तू छूट गया था, तत्रापि तुना उत्तम, वहां पर तू शब्द के द्वारा उसको कहा गया है तुना, तत्रापि तुना उत्तम, वहां पर उसी को तू शब्द का उच्चारण करके बात बताई गई। तो कभी कभी मिस्टेक के कारण, लेखक के मिस्टेक के कारण बड़े पंडित जो है वो दिक्कतें पड़ जाते। तो जब लौट करके वो आए तो देखे कि उसमें लाइन खींच करके और बगल में संधि विग्रह वगैरह करके शब्दों को तोड़ करके लिखा हुआ था, तो समझ गए कि ये प्रभाकर का काम है। उसने बताया नहीं गुरुजी को कि गुरुजी आपको नहीं आ रहा था, मैंने कर दिया, मैं आपसे बड़ा विद्वान हूँ, उसने ये नहीं बताया, वो तो चुपचाप करके चला गया। लेकिन गुरुजी ने जब देखा कि विद्यार्थी ने हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया, तो फिर उन्होंने उस विद्यार्थी को, अपनी पूरी विद्यार्थियों की संसद बुलाई, पूरे विद्यार्थियों का एक सामूहिक सत्र किया और उसमें उन्होंने उस विद्यार्थी को गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। तो ऐसे विद्वान जो आचार्य थे प्रभाकर गुरु, वो अपने गुरु जी के अभिहितान्वयवाद के सिद्धांत से, वो क्लास में पढ़ाते, बोले गुरुजी आपकी बात हमारे तो गले के अंदर नहीं जा रही है, आप क्या कह रहे हैं, अब अभिहितान्वयवाद क्या है? वो कहते हैं अभिहित का अन्वय। अभिहित कहते हैं, अभिहित का मतलब होता है पद, जो पदार्थ है, मतलब पहले किसी व्यक्ति को जब कोई बात करनी होती है ना, जैसे हम भाषा सीखते हैं, मान लीजिए हम संस्कृत सीख रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम राम के रूप रटेंगे, है ना, धातु रूप रटेंगे और अव्यय रटेंगे, फिर गण रूप रटेंगे। जब सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, संधि जानेंगे, समास जानेंगे, तो फिर हम वाक्य बनाने लगते हैं। तो कुमारिल भट्ट का दिमाग इस पे टिका हुआ था कि जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो पहले व्याकरण के माध्यम से हम कौन से पद का क्या अर्थ है, किस प्रकार उसका वाक्यों में प्रयोग होगा, तो वाक्य जानने के पहले हमको पद जानना आवश्यक है। ये पक्ष किसका है? कुमारिल भट्ट का, कि बिना भाई जब तक आप शब्द नहीं जानोगे, पद नहीं जानोगे, तो आप वाक्य बना कैसे सकते हो? आपको पद तो आना चाहिए और पद का अर्थ भी आना चाहिए, तभी ना आप वाक्य बनाएंगे। ये बात उनके शिष्य को नहीं पच रही है और प्रभाकर गुरु कह रहे हैं कि गुरुजी आप एक बात गलत कर रहे हैं, और वो अपने गुरुजी के विरोध में उन्होंने एक दूसरा वाद खड़ा किया, उसका नाम है अन्विका विधानवाद। बोलते हैं कि हमारी दृष्टि में तो सबसे पहले व्यक्ति को वाक्य के सामान्य अर्थ का ज्ञान होता है, वाक्य का जो सामान्य अर्थ वो ज्ञान होता है, बाद में फिर पदों से उसका अनुभव होता है। मतलब पहले जब हम शुरू में सुनते हैं कोई भाषा, तो पहले हम पूरे वाक्य को कान में सुनते हैं, कान में सुनने के बाद एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार समझ में नहीं आया, तीसरी बार समझ में नहीं आया, फिर जब धीरे धीरे समझ में आने लगता है, धीरे धीरे जब समझ में आने लगता है
जब धीरे धीरे समझ में आने लगता है तो फिर हम इसके एक एक पदों की ओर जाते हैं कि ये शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा, वो उदाहरण से समझाते हैं। क्योंकि कुमारिल भट्ट जो है, जो ये बात समझाने जा रहे हैं, उनकी दृष्टि में कक्षा में आकर बैठा हुआ विद्यार्थी है। जैसे आप लोग 12वीं के बाद कुछ विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आए, बैठ जाओ, अब प्रवेश बंद कर देंगे, कोई आएगा तो समझ नहीं, अंतिम प्रवेश क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे हो। तो अब यहाँ पर ये बात आई, अब तुम लोगों को नई बात सुनाई नहीं पड़ेगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ। हम यहाँ पर शब्द शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। मम्मट कहते हैं, मम्मट के काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास में इसकी चर्चा है कि शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्या बोलते हैं, वाचक, दूसरा है लाक्षणिक और तीसरा है व्यंजक। और इसके 3 अर्थ भी होते हैं, एक को बोलते हैं वाच्य, दूसरे को बोलते हैं लक्ष्य और तीसरा व्यंग्य। और इनमें 3 शक्तियां निवास करती हैं शब्दों में, जो शब्द को ध्वनित करती हैं, प्रकट करती हैं। जो है वाचक शब्द में अभिधान, और लाक्षणिक में लक्षणा और व्यंजक में व्यंजक, ठीक है ना। अब मीमांसक कुछ आचार्य, मीमांसा दर्शन को मानने वाले कुमारिल भट्ट आदि, वो जो है कहते हैं कि तात्पर्य नाम का की एक वृत्ति होती है, तात्पर्यार्थ नाम का एक अलग से अर्थ होता है। वो मीमांसक केवल उसको मानते हैं और कोई उसको नहीं मानते। वो तात्पर्यार्थ क्या है उसी को मैं समझा रहा था। उसमें 2 पक्ष हैं, अभिधानवयवाद और दूसरा है अन्वितान्वयवाद। तो मैं चर्चा कर रहा था कि कुमारिल भट्ट की दृष्टि में, जैसे कक्षा 12वीं पास करके कोई विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने आया और वो संस्कृत नहीं पढ़ेगा, अब वो विद्यार्थी जब आता है तो हम उसको पहले व्याकरण पढ़ाते हैं कक्षा में, उसको हम राम के हरि के रूप रटवाएंगे, कुछ धातुओं के रूप रटवाएंगे, कुछ उसको कारक पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे और फिर उसको अनुवाद कराएंगे। फिर अनुवाद सीखने के बाद वो धीरे धीरे संस्कृत बोलना सीखता है। ये इसको यदि हम देखें तो व्यवहारिक दृष्टि में ये अभिहितान्वयवाद का एक अच्छा उदाहरण है। कुमारिल भट्ट यही कह रहे हैं कि पहले व्यक्ति को पदों का ज्ञान होता है, उसके बाद फिर वो वाक्य बनाता है। समझ रहे हैं ना, वाक्य पद के माध्यम से हम वाक्य की ओर जाते हैं, पदों का वाक्य से अन्वय होता है। अब देखिए एक बीच में रखो, सॉरी। अब देखिए, अब प्रभाकर गुरु कह रहे हैं कि गुरु जी, जैसे कोई छोटा बालक है, अब छोटा बालक जो है जब वो जन्म लेता है और वो धीरे धीरे समझने की शक्ति उसमें आती है, साल भर में थोड़ा चलने फिरने लगता है, दौड़ने लगता है, तो उस बालक को हम बोलते हैं, पहले उसके बड़े भाई को हमने कहा कि एक गिलास पानी ले आओ, तो उसने सुना कि 1 गिलास पानी ले आओ। ये पूरे वाक्य को बालक सुन रहा है कि उसके बड़े भाई को आदेश किया गया। उत्साहित तो वो भी है कि मुझे कहा जाता कि मैं दौड़ के जाता, और वो ये नहीं जान रहा है कि 1 गिलास पानी ले आओ का मतलब क्या होता है। उसने भाई को देखा कि भाई जैसे ही पिताजी ने वाक्य कहा, भाई उठा और वो घड़े के पास गया, उसने गिलास उठाई और पानी भरा और लेकर पिताजी को दिया। फिर उसने देखा, फिर पिताजी ने एक बार कहा 1 गिलास पानी ले आओ, तो फिर वो बड़ा भाई दौड़ा, फिर उसने वही क्रिया की। सुनते सुनते उस बालक के मन में भाव आया कि 1 गिलास पानी ले आओ, ये जो वाक्य बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि उठ के जाना है, घड़े के पास पहुंचना है, गिलास उठानी है, पानी लेना है और पिताजी को लाकर देना है। ये उसने उस पूरे वाक्य का अर्थ समझा। उसको पदों की से लेना देना नहीं है कि 1 का मतलब क्या है, गिलास का मतलब क्या है, पानी का मतलब क्या है, ले आओ का, अभी इसके बारे में उस बालक को कोई ज्ञान नहीं है। परंतु उस पूरे वाक्य को सुनने के बाद बालक के मन में ये बात समझ में आई कि उसको पानी ला करके पिताजी को देना है, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं, ये जो उदाहरण मैं कह रहा हूँ, ये अन्विता विधानवाद है, मतलब वाक्य से पद की ओर जाना। और कुमारिल भट्ट कहते हैं पदार्थ ज्ञान से वाक्य की ओर जाना। बस दोनों के केवल आवागमन में थोड़ा अंतर है। तो अभिधानवयवाद का अभिप्राय है पदों से पदार्थों की प्रतीति पहले होती है, उसके बाद उन पदार्थों का परस्पर संबंध बनता है। एक शब्द का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से जुड़ेगा, वो पूरा वाक्य और फिर एक अर्थ निकलेगा।
जैसा मैंने उदाहरण दिया, पानी ले आओ, कलम ले आओ, पुस्तक ले आओ, इस प्रकार। तो पदों के द्वारा पहले पदार्थ अभिहित होते हैं, अर्थात अभिधा शक्ति के द्वारा। अभिधा शक्ति माने संकेतित अर्थ, संकेतक ग्रह, जो शब्द जिस अर्थ के लिए लोक व्यवहार में निश्चित कर दिया गया है। जैसे मैंने बताया कि एक गिलास पानी ले आओ में गिलास एक पानी का पात्र है ना। ले आओ ये क्रिया है लाने के अर्थ में, और जल पानी जो है वो जो पीते हैं वो द्रव्य विशेष है। तो हमने जो वाक्य में शब्दों का प्रयोग किया वो लोक व्यवहार में एक विशेष अर्थ में पहले से घोषित हैं, जाने जा रहे हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया। तो अभिधा शक्ति के द्वारा जो पद जिस अर्थ को धारण कर रहे हैं, तो पहले पदों से पदार्थ की प्रतीति, लोक प्रसिद्ध अर्थ से पहले हमको पदार्थक ज्ञान होता है, फिर पदार्थों का आपस में संबंध होता है, अन्वय होता है, और फिर पूरे वाक्य का अर्थ हमारे सामने प्रकट होता है कि हमें क्या कार्य करना है। इसी को अभिहित अन्वयवाद कहा जाता है। और दूसरा जो पक्ष है, अब इसमें देखिए, अभी अभिहित अन्वयवाद कहते हैं भाई ये जो आपने पदों से पदार्थों का संबंध बताया, ये कैसे संबंध बनेगा? तो कहते हैं कि तीन चीजें जरूरी होती हैं तब वाक्य का अर्थ प्रकट होता है। पदार्थों को जोड़ने के लिए तीन बातें आवश्यक है। क्या? आकांक्षा, योग्यता और कोई भी पद आपस में तभी मिलकर के एक विशेष अर्थ को प्रकट कर सकते हैं वो जब उनमें तीन चीजें होंगी। सबसे पहली बात तो वो पद आपस में साकांक्ष होने चाहिए, माने पहले पद का जब हम उच्चारण करते हैं तो दूसरे पद की वहां पर आकांक्षा होनी चाहिए। एक हमारे अंदर एक प्रश्न मन ही मन जन्म लेना चाहिए कि अब आगे क्या बोलने वाले हैं। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुना होगा, तो बहुत ठहर के बोलते थे, जब वो आधा बोल जाए अटक जाए तो लगा आगे क्या बोलने वाले हैं। तो एक वक्ता की कला होती है, बांध के रखना श्रोता को, उनकी कला थी ना कि वो बोलते थे आराम से, फिर थोड़ा रुक जाए फिर बोले, तो वो आकांक्षा जन्म ले वहाँ पर। तो पदों में पद साकांक्ष होने चाहिए। एक पद को बोलने के बाद दूसरे पद के सुनने की वहाँ पर आकांक्षा होनी चाहिए, दूसरे पक्ष की अपेक्षा होनी चाहिए कि अब कोई, और जैसे वो पद आया, जैसे हमने कहा, हम वही सामान्य वाक्य में एक गिलास पानी ले आओ, हमने कहा एक, सुनने वाला बोला आगे बोलो ये क्या है, तो हमने कहा गिलास, फिर आगे कुछ बोलोगे तो बोले पानी, अभी भी आकांक्षा समाप्त नहीं हुई, ले, फिर आओ, जैसे ही आओ हुआ वैसे ही आकांक्षा समाप्त, क्योंकि काम पूरा हो गया। तो आपने देखा ना कि एक पद के बाद दूसरे पद की अपेक्षा वहाँ पर हो रही है, आकांक्षा हो रही है कि भैया दूसरा भी जल्दी बोल दो, मुझे उतावलापन है कि आप बोलने क्या दो। जैसे पूरा वाक्य हुआ आकांक्षा से, तो पदों के बीच में आकांक्षा होनी चाहिए। इसके बाद जो है दूसरा है योग्यता। अब आई बात, हाँ, दूसरा है योग्यता। ये योग्यता क्या है? बाध विरहो योग्यता। जो शब्द, हर शब्द की अपनी क्षमता है कि वो किस अर्थ को प्रकट करेगा। आप मनमाना उपयोग नहीं कर सकते हैं किसी शब्द का कि नहीं मेरा मन ऐसे ही बोलूँगा। तो अब आप बोलोगे कि क्या बोलते हैं वो बहनिना सिंचती, वो मैं आग से सींचता है, अथवा अहम वृक्षम बहनिना सिंचामी, मैं आग से वृक्ष को सींच रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है सिंचन क्रिया में दाहकत्व तो नहीं है, वो तो उसमें शैत्य है ना, सिंचन तो जल का होता है। तो अग्निना सिंचती में योग्यता नहीं है उस अर्थ को धारण करने की जो लोग, कौन सा लोक प्रसिद्ध है। यद्यपि अग्निना सिंचती ये जो है व्यंग्य में तो आ जाएगा, यदि आप गर्म पानी से पेड़ को सींच रहे हैं दोपहर में, तो हम व्यंग्य में बोलेंगे किम बहनिना सिंचती, अरे तुम तो बहनिना सिंचती, तुम तो आग से सींच रहे हो पेड़ को। वहाँ पर आग से नहीं सींच रहा है, वहाँ पर लक्ष्यार्थ है। क्या बोलते हैं कि आप जैसे अग्नि में दाहकत्व है, वैसे ही जो जल में दाहकत्व था उससे आप सींच रहे हो। और व्यंग्य निकलेगा कि यह आप गलत काम कर रहे हो, आप उसकी हत्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो
योग्यता है ये है बाध रहितो बाध विरहो योग्यता। बाध का विरह होना चाहिए, माने जो शब्द जिस अर्थ को प्रकट करने की योग्यता रखता है उसकी बाधा का उसमें अभाव होना चाहिए। विरह माने अभाव होना चाहिए। जो शब्द जिस अर्थ को प्रकट करता है वही अर्थ उसमें निकलना चाहिए, ये योग्यता का अर्थ। तीसरा है सन्निधि वशात। तीसरा है सन्निधि। सन्निधि क्या है? आ जाओ, इसको स्थान दो, बैठो बैठो बैठ जाओ। अरे बिना कुर्सी के चले जाओ, तुम कुर्सी रहने दो, वहां बन जाएगा। चलो तुम छात्र हो इसलिए प्रवेश दीजिए, नहीं तो ताला बंद हो चुका था। चलो तो क्योंकि बहुत दूर से भी आई। चलिए हाँ, तो हम बात कर रहे थे सन्निधि। अब देखो कि इसको आधा समझ में नहीं आएगा पर मैं फिर वापस नहीं जाऊंगा। तो सन्निधि ही, सन्निधि क्या है? तो व्याकरण जिन्होंने पढ़ी होगी लखनवी भी, तो वहाँ पर लिखा है संहिता संधि के बारे में, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता। वर्णों के अत्यंत सन्निधि, अत्यंत निकटता को संहिता बोलते हैं। तो सन्निधि का अर्थ है जहाँ पर पदानाम अविलंबोच्चारणम सन्निधि, जहाँ पर पदों के उच्चारण के बीच में रुकावट ना हो। कोई जैसा ऐसा नहीं कि आप जो है मैं बोलूं कि मैं आपको बोल जाऊं कि 1 गिलास पानी ले आना, मैं बोल जाऊं 1, फिर मैं चला जाऊं अपना काम करने, फिर बीच में आकर के उसको बोल जाऊं कि गिलास, फिर मैं कुछ अपना काम करने चला जाऊं, शाम तक मैं उसको बोलूं कि ले आओ। तो ये बीच में जो गैप हो गया ये वाक्य के अर्थ को प्रकट नहीं करेगा। तो पदानाम जो है अविलंबोच्चारणम, पदों का बिना विलंब किए उच्चारण किया जाना सन्निधि कहलाता है। जैसे हमने कहा कि 1 गिलास पानी ले आओ, ये पूरे वाक्य में हमारे वाक्य में सन्निधि विद्यमान है। तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये इन तीन विशेषताओं से युक्त जो पदार्थ हैं उनका समन्वय, उनका जो संबंध है वो तात्पर्यार्थ कहलाता है। माने इन तीनों के से युक्त होने पर वो जो पद हैं वो वाक्यार्थ को जन्म देते हैं। तो इन तीनों के बल पर जो पद मिल करके और फिर एक वाक्यार्थ को जो जन्म दे रहे हैं, इसी को तात्पर्यार्थ कहा जाता है। माने उन पूरे पदों का जो अर्थ हुआ उसका तात्पर्य निकाला जाता है, एक सामूहिक अर्थ निकाला जाता है कि इसका मतलब ये हुआ। इसी तात्पर्यार्थ को, यह जो तात्पर्यार्थ है, यही तात्पर्यार्थ विशेष वपुः अपरार्थोपि वाक्यार्थः समुल्लसति थी। ये मम्मट ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, अप्रसिद्ध और बड़े क्लिष्ट शब्द, ये जो है विषय को और कठिन बना देते हैं। अब यहाँ पर सामान्य शब्दों का प्रयोग कर देता है, विशेष वपुः अपरार्थोपि वाक्यार्थः। अब देखिए ये विशेष वपुः क्या है? तो कहते हैं वाच्याद्यर्थ विलक्षण शरीर विशेषकः विशेष वपुः, जिसमें वाच्य आदि जो 3 अर्थ हैं, जिसमें वाच्य आदि 3 अर्थ हैं। कौन कौन? वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। ये विशेष शरीर वाला अपदार्थोपि, अपदार्थ क्या है? अपदार्थः प्रत्येक पदवृत्ति अविषयः, जो प्रत्येक पद में की वृत्ति का अविषय है। अर्थात अब जो एक पद का जो अर्थ है वो अब स्वतंत्र रूप से अपने अर्थ को ध्वनित ना करके अब वो वाक्यार्थ के रूप में परिणत हो गया। अब सभी इकट्ठे मिलकर के एक अर्थ को बताने जा रहे हैं। ऐसा जो वाक्यार्थ है वो समुल्लसति प्रकट होता है। तो सारांश में ये बात समझ में आई कि मीमांसकों के मत में, अभितान्वयवादी जो आचार्य हैं उनके मत में, कुछ क्या? अच्छा, अभितान्वयवादी आचार्यों के मत में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के बल पर जो छोटे छोटे पद हैं
वे सभी आपस में मिलकर के एक वाक्यार्थ को जन्म देते हैं। वो वाक्यार्थ को जन्म जिस शक्ति के द्वारा देते हैं उसी को तात्पर्यार्थ बोलते हैं, तात्पर्य नाम की शक्ति बोलते हैं। उसकी वजह से उस वक्ता का जो तात्पर्य है, आशय है, उस सत्य के बल पर एक नया वाक्यार्थ प्रकट होता है और फिर हम जान पाते हैं कि इस वाक्य का ये अर्थ है। ये गुरुजी ने जब क्लास में पढ़ाया तो प्रभाकर ने हाथ ऊंचा करके कहा कि गुरुजी हम आपकी बात से रत्ती भर भी सहमत नहीं। क्यों? अब उसने प्रतिकार करना शुरू किया गुरुजी के साथ। उसने कहा कि आपका ये जो पक्ष है कि पहले हमें पदों का ज्ञान होना चाहिए तब हम वाक्य का ज्ञान कर सकते हैं, वाक्य क्या ज्ञान हमें हो सकता है, ये बात करो। ये उन विद्यार्थियों पर तो गतार तो हो सकता है जो प्रौढ़ है, एक भाषा सीखने के बाद दूसरी भाषा सीखने जा रहे हैं। हो सकता है जैसे हम लोगों ने संस्कृत सीखी, हमें तो कोई संस्कृत माता पिता ने तो बोल पर सुना नहीं। गुरुकुल में गए तो डंडा मार के पहले भू से लेकर के सारे कितने धातुओं के रूप रटाए गए, फिर राम से लेकर के रामो हरि करी भूपृत भानु करतार चंद्रमा तस्थिवान भगवान आत्मा रसयते पुंसिनायका, ऐसे 10-10 शब्द जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के रटाए गए, अस्मद स्मद तमाम। फिर हमको जोड़ करके कारक से कारक प्रकरण पढ़ाने के बाद सिखाया गया कि ऐसे संस्कृत बोलना है। तो हमको तो कुमारण भट्ट की परंपरा से पढ़ाया गया है। लेकिन प्रभाकर जी यहाँ उदाहरण देते हैं कि गुरुजी आप छोटे बच्चे को देखिए ना, बालक घर में जन्म लेता है, वो छोटे बच्चे को कहाँ रामा 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 हो पहले रटता है कि पिताजी बोले कि पहले डंडा ले बोले राम के रूप रट डालो बेटा, फिर उसको बोले कि अच्छा तुम पश के रूप पूरे रट डालो 10 बड़ों में, फिर बोले तुम कारक भी पढ़ लो तब तुमको जो है बोलना सिखाएंगे, उसके पहले बोल नहीं सकते। तो बालक तो बोलना सीखता है ना, टूटा फूटा जैसे सुन करके बोलना सीखता है। तो क्योंकि भाषा तो सुनने का विषय है, सुन करके ही बोली जाती है। तो इसलिए हमारा ये मानना है गुरुजी कि बालक को पहले वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, बाद में फिर वो पदों की ओर जाता है, पदों के टुकड़े टुकड़े करता है। आप कभी अभी हम लोग भी कभी कभी ऐसा भटक जाते हैं, संस्कृत में कोई कभी कभी ऐसा वाक्य आ जाता है कि कोई शब्द पारिभाषित होता है तो उसका अर्थ हमको नहीं मालूम होता। कभी कभी ऐसा, लेकिन दूसरा शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर कोई त्रुटिपूर्ण शब्द आ गया, त्रुटिपूर्ण जैसे मैंने ये बताया अत्रातिनोक्तम तत्रातिनोक्तम ये आ गया। वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए 7 शब्द हैं उस वाक्य में, तो 5 कायदी अर्थ हमको समझ में आ गया, 2 त्रुटिपूर्ण लिखे हैं और यदि उसका अर्थ नहीं भी आ रहा तो 5 शब्दों के बल पर हम 2 शब्दों का अर्थ निकाल लेते हैं कि इसका मतलब ये होना चाहिए यहाँ पर। क्यों? इसके अलावा और दूसरा अर्थ इस वाक्य में घटेगा नहीं। तो फिर हम अर्थानुसंधान करके उस शब्द को हम साधु मान लेते हैं, उसके साधु स्वरूप का चिंतन कर लेते हैं। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि जब पहले बालक वाक्य को सीखता है, वाक्य के बाद फिर वो पदार्थ की ओर जाता है वाक्यार्थ के बाद, तो बालक को आवश्यक नहीं है कि इसको पहले पूरे पदों का ज्ञान हो। वाक्य को सुनता है बड़ों से और धीरे धीरे वो जो है पदों की ओर जाता है। तो इनका जो वाक्य है, इसलिए कहा गया, एक काव्य प्रकाश में वाक्य जो लिखा उल्टा लिखा है। ये बहुत समय तक मुझे भी विद्यार्थी जीवन में भटकाता रहा। बाद में जलकीकर की टीका वगैरह को पढ़ने पर ये बात समझ में आई है। इसमें लिखा हुआ है वाच्य एवं वाक्यार्थ, जबकि वास्तव में है ये वाक्यार्थ एवं वाच्य, वाक्यार्थ एवं वाच्य। लेकिन वो उल्टा लिखने के कारण इतना भ्रम करता है कि वाच्य ही वाक्य, जबकि है क्या? वाक्यार्थ ही वाच्य है। ऐसा अन्विता विधानवादी कहते हैं। वाच्य माने जो शब्दों का जो अर्थ है वो वाक्यार्थ ही वाच्य माने पहले वाक्य का अर्थ ही हमको समझा देता है कि क्या करना है, बाद में फिर हम पदों की ओर जाते हैं। प्रत्येक पद का अर्थ जानना पहले आवश्यक। अरे खुल जा, थोड़ा पानी पी लेना, पता नहीं कैसे पकड़ा गया, तो खुल गया। चलिए, तो अभी अनुविदा विधानवादी सिद्धांत के प्रतिपादक प्रभाकर और उनके अनुयायी हैं। वो ये कहते हैं कि पहले केवल ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें वाक्य का ज्ञान होता है, बाद में फिर प्रत्येक पद के अर्थ की ओर हम जाते हैं। और ये होता संकेतक ग्रह से ही है। दोनों में बात संकेतक ग्रह की ही हो रही है, परंतु थोड़ा
अर्थ की प्रतीति में थोड़ा संकर है। अन्विता विधानवादी वाक्य से पद की ओर जा रहे हैं, अभिधान्यवादी पद से वाक्य की। विषय क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और आज तक ये दोनों सिद्धांत सम्माननीय है, मतलब इन दोनों का अंतिम काट हुआ नहीं है। दोनों पक्षों को मानने वाले आचार्य आज भी हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। सर्वेषां प्रायशोर्थानां व्यंजकत्वम् अपेक्ष्यते। अब हम थोड़ा और गहराई की ओर बढ़ रहे हैं विषय में, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। अब कह रहे हैं कि सर्वेषां प्रायशः सर्वेषां अर्थानां व्यंजकत्वम् इष्यते। अर्थ कितने बताए हमने? हाँ, वाच्य, लक्ष्य। कहते हैं ये जो ध्वनि है, जिसको काव्य का प्राणतत्व माना जाता है, जिसको व्यंजना भी कहते हैं सामान्य शब्दों में, ये व्यंजना जो है या जो ध्वनि है, ये जो है तीन तरह से प्रकट होती है। इसका जो व्यंजकत्व है वो तीन पर आश्रित होता है। वाच्यार्थ से भी व्यंजना का बोध होता है, लक्ष्यार्थ से भी होता है और व्यंग्यार्थ से भी होता है। मतलब ये जो व्यंजना है ये इसके तीनों आधार हैं। कैसे? उपक्रम से इसको समझा रहे हैं। माने हम जब सामान्य जो वाक्य बोलते हैं, उन सामान्य वाक्यों में काव्यत्व नहीं होता। काव्यत्व जो है वो कवि की वाणी में ही निवास करता। सामान्य लोग जो वाक्य करते हैं उसमें हो भी सकता है, परंतु वह आवश्यक नहीं है कि उसमें व्यंजना विद्यमान हो, क्योंकि हम जितना लोकप व्यवहार में प्रयोग करते हैं वो पूरा का पूरा अभिधा में करते हैं कि हम जो बोले उसका जो वास्तविक लोकप प्रसिद्ध अर्थ है, जिसको संकेतित अर्थ बोलते हैं, वो अर्थ ही हम प्रायः पूरे दिन। यदि हम व्यंजना में बात करने लगे तो हमारी बात कोई समझे ही नहीं, एक आध बात समझ में आए, बाकी समझ में नहीं आए, और लोग बोलेंगे पागल है क्या, बोल कुछ रहा है, शब्द कुछ बोल रहा है और कहता है मैं ये बोला, ऐसे तो बोलेंगे। तो क्योंकि व्यंजना में तो जो शब्द का अर्थ नहीं है लोक प्रसिद्ध, वही अर्थ व्यंजना कहलाती है। यदि हम लोक में कवि बन करके घूमने लगे तो हमें पकड़ और जो है थोड़ा ब्रेक दिमाग का सिद्ध किया जाने लगेगा। इसलिए लोक व्यवहार से अलग कवि की वाणी होती है और उसी कवि की वाणी में ये व्यंजना शक्ति विद्यमान होती है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो मम्मट कह रहे हैं कि सर्वेषां प्रायशोर्थानां व्यंजकत्वम् अपेक्ष्यते, ये कैसे? वो एक एक उदाहरण देकर, छोटे छोटे उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे वाच्यार्थ से व्यंजकत्व अर्थात व्यंजना का बोध होगा। वो बताते हैं, उदाहरण बड़ा अच्छा दे रहे हैं। मातर गृहोपकरणम अद्य खलु नास्तीति साधितं त्वया तद्भण किं करणीयम् एवमेव नवासरस्ते। कोई नायिका अपने घर में अपनी सास से, सासू माँ से कहती है, कोई दुल्हन क्या कहती है, उसके घर की जो सास है वो दिन भर अपनी बहू को काम में लगाए रहती है। वो कभी शांत होकर के अपने बारे में न तो सोच सकती है न अपना कुछ काम कर सकती है। तो कुछ बहुएं जो है जरा तेज स्वभाव की होती, लगता है कि यार बहू एक सास एक लिस्ट बना दे कि सुबह से तुझे काम करना, तो फटाफट करके थोड़ा मैं अपने लिए समय निकालूंगा, थोड़ा शांत बैठ के टीवी देखना है, कुछ अपना पढ़ना लिखना है, गप सड़ाके करना, अपने लिए समय निकाल ले। और सासें जो होती हैं कुछ दुष्ट स्वभाव की, वो पूरा दिन काम में रहेंगे, देखेंगे कि बैठने ना पाए बहू, जैसे ही बैठे वैसे बहू चाय बना दे और कुछ नहीं, चाय ही बना दे। तो यहाँ पर वही उदाहरण है कि देखिए व्यंजना, देखिए वाच्य से कैसे व्यंग्य निकल रहा है और बहू अपने सास को बताने का प्रयास कर रही है। क्या कह रही है कि सास को कह रही है कि हे माता, अरे माँ, गृहोपकरणम अद्य खलु नास्ति कारितम त्वया। आज आपने जो सामग्री लगती है खाने पीने, अन्य जो गृह के उपकरण उपयोग की, गृहस्थी में जो उपयोग की सामग्री है,
अभी तक आप लेकर के नहीं आई हैं। अरे जल्दी से लाइए और मुझे दीजिए तो मैं काम करूं। क्यों इतनी जल्दी पड़ी है? तो उदाहरण देती है, अरे तुम्हारे लिए सूरज भगवान बैठे थोड़ी रहेंगे कि पहले सासू माँ पूरा सामान इकट्ठा कर लें तो मैं डूबूं। उनका तो काम है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, सूरज डूब जाएगा, रात हो जाएगी, फिर कहाँ तू भटकेगी। इसलिए तुम जल्दी से सारे सामान ले आओ, सब्जी भाजी जो भी लाना है वो मैं फटाफट बना करके दिने दिन तुमको खिला पिला के फुर्सत हो। क्यों? क्योंकि रात में मुझे अपने काम करने, दिन भर तो तू चैन से रहने नहीं देती। तो कम से कम सूर्यास्त के बाद तुझे रतौंधी आती है, देख नहीं पाती, तो अपनी खटिया में बैठ जाएगी। तो मैं अपने लिए समय निकाल कर कुछ लिखूंगी, पढ़ूंगी, कोई काम करूंगी, अपने अनुसार कोई काम करूंगी। इसलिए तो यहाँ पर अभिधा शक्ति के द्वारा, है ना, यहाँ पर अभिधा शक्ति के द्वारा, वाच्य अर्थ के द्वारा यहाँ व्यंजकत्व क्या द्योतित हो रहा है? कहना क्या चाह रही है वो कि मैं जल्दी से काम समाप्त करके मुझे अपने कुछ काम करने हैं, ये मुझे अपने काम करने हैं, ये यहाँ पर ध्वनित हो रहा है, इसलिए वो जल्दीबाजी कर रही है। अन्यथा उसको कहीं विदेश थोड़ी जाना है, ना तो उसको कहीं की ट्रेन छूट रही है, वो तो घर ही में है, तो रात में भी काम कर सकती है, पर उसको अपने लिए समय निकालना। इसलिए यहाँ आया अत्र स्वैर विहार्थिनीति व्यज्यते। स्वैर विहारार्थिनी, स्वैर माने अपनी इच्छानुसार, वो जीना चाहती है, थोड़ा समय अपने लिए देना चाहती है, इसलिए वो अपनी सास से ऐसी प्रार्थना कर रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाच्यार्थ से कैसे व्यंग निकल रहा है। व्यंजकत्व माने व्यंजना युक्त जो अर्थ है वो निकल रहा है। अब दूसरा है लक्ष्यार्थ से कैसे व्यंजना का बोध होता है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। साधयन्ति सखि सुभगम क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद विरचितम त्वया। अब देखिए यहाँ पर कोई सखी अपनी प्रिय सखी, हाँ आराम करो, चले जाओ, चिंता स्वास्थ्यम प्रथम। अब कह रहे हैं कि हे सखी, कोई किसी सखी ने अपने सखी को धोखा किया है, उसने जो है उसके प्रेमी को ही अपने जाल में फंसा लिया। उसने भेजा था अपनी चिट्ठी पाती देने के लिए, अपना संदेश देने के लिए, उसने जो है उसके प्रेमी को अपना मित्र बना लिया और उन दोनों के बीच में झगड़ा करवा दिया। तो वो अपने सखी को उलाहना देती हुई यहाँ पर कहती है हे सखी शुभगम साधयन्ति, मेरे लिए तुमने बड़ा कष्ट उठाया, क्षणे क्षणे दूनासि मत्कृते, तुम उस सुंदर पुरुष के पास जाकर, जो मेरा प्रिय था, जो मेरा मित्र है, वो मेरे मित्र के पास जाकर तुमने बार बार जाकर के बड़ा कष्ट उठाया। तुम मेरी बातें शायद वहाँ बताती रही होगी, सब बातें बताई, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? मेरे प्रति सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावद विरचितम त्वया, तुमने सद्भाव को, नाकोर स्नेह को बढ़ाने के लिए जो तुमने किया, और उससे मैं तृप्त हो गई हूँ। अब हाथ जोड़ के विनती है कि अब ऐसा तुमको करने की आवश्यकता। अब यहाँ पर लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ क्या है देखिए। यहाँ पर लिखा है अत्र मत प्रियम रमयन्त्या त्वया, यहाँ से तो तुम मेरी प्रेम की चिट्ठी लेकर देने जाती थी, और वहाँ पर मेरी फुटहाई, जानते हो ना, फुटहाई मतलब होता है मेरी निंदा जाकर के मेरे में जो दोष हैं उन दोषों का वर्णन मेरी प्रिय से तुम जाकर करती थी, और तुमने मेरे फ्रेंड को तुमने अपना मित्र बना लिया। तो मत प्रियम रमयन्त्या त्वया, मेरे प्रिय दोस्त के साथ ही दोस्ती करके तुमने शत्रुत्वम आचरितम, तुमने दोस्ती नहीं निभाई, शत्रुता का निभाई। यहाँ पर लक्ष्यार्थ में शत्रुता, लक्ष्यार्थ कैसे, तो कहते हैं कि तद भिन्नत्वे सति, जो है तद भिन्नत्व, क्या होता है कि जहाँ पर तद भिन्नत्वे सति सदृशत्वे सति तद भिन्नत्व, जहाँ पर क्रिया तो एक सदृश हो रही है लेकिन अर्थ दूसरा निकल रहा है। यहाँ पर एक सखी
अपने प्रिय सखी का पत्र लेकर के कार्य व्यवहार के लिए गई, लेकिन वहां पर उसने मित्रता का निर्वाह नहीं किया। उसकी क्रिया में ही दूसरा जो है अर्थ ध्वनित हो रहा वहां पर लक्ष्य अर्थ से, कि काम तो तुमने वही किया जो श्रम करना था मेरे मित्रता को बढ़ाने के लिए, परंतु आपने वहां पर कार्य सदृश करने के बाद भी परिणाम में आपने भिन्नता ला दी। तो यहाँ पर लक्षणा से यह द्योतित हो रहा है कि आपने मेरे साथ में शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। ऐसा तो कोई शत्रु करता है जो किसी का सुख नष्ट करता है। और ये तो लक्ष्य हुआ। अब इस लक्ष्य अर्थ से पहले तो अभिधा के बाद लक्ष्य प्रकट हुआ, अब लक्ष्य अर्थ से व्यंग निकलने वाला है, व्यंजना निकलने वाली। कैसे? व्यंजनावृत्ति का प्रकट हो रहा है। तेन च कामुक विषयम सापराधत्व प्रकाशनम व्यंग्यम। यहाँ पर जो व्यंग्य निकल रहा है वो कहना क्या चाह रही है कि वास्तव में तुम अपराधनी हो, तुमने मेरे साथ मित्र बनकर के शत्रुतापूर्ण आचरण किया, इसलिए तुम दंडनीय हो, तुम अपराधनीय हो। तो यहाँ पर अपराधत्व का जो प्रकाशन किया गया लक्षणा के द्वारा, पहले अभिधा से लक्षणा स्पष्ट हुई। लक्षणा का जो अर्थ है कि तुमने मित्र बनकर के धोखा किया, शत्रुता का आचरण किया, उस लक्ष्यार्थ को आधार बनाकर आशय निकला कि इसलिए अभिप्राय ये हुआ कि तुम मेरी नंबर 1 की शत्रु हो, तुम अपराधनी हो, तुम मेरे मित्र रहने के लायक नहीं हो, तुम किसी पुरस्कार की पात्र नहीं हो, तुम दंडनीय हो। ये इसका अर्थ है। अब तीसरा अर्थ देखिए, व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ से व्यंजकत्व कैसे? पश्य निश्चल निष्पन्दा इतनी पत्रे राजदे बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुभ। अब देखिए, कोई नायिका अपनी प्रिय से कह रही है, देखिए, पश्य निश्चल निष्पन्दा विष्णी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्तिरिव। कोई प्रिय कह रहा है, प्रिय से कह रही है अपना क्या बोलते हैं उसकी प्रेमिका, कि वो कह रहा है कि हमने यहाँ पर स्थान निश्चित किया था बैठने के लिए, और मैं तो बहुत पहले से आ गया था, तुम यहाँ पर नहीं आई। तो यहाँ पर वो उलाहना देती हुई कहती है कि इस निर्जन स्थान में देखो, क्या देखो, क्या देखना है? पश्य निश्चल निष्पन्दा विष्णी पत्रे राजते बलाका। इस विष्णी पत्र में कमलनी के पत्ते के ऊपर, कमल के पत्ते के ऊपर एक बगुला स्त्रीलिंग बगुलिया निश्चल और बिना हिले डुले शांत बैठी हुई है। इससे क्या हुआ? और वो ऐसे लग रही है जैसे कि पन्ना की बनी हुई प्लेट के ऊपर, तस्तरी के ऊपर कोई संख में प्रकट हुई सीपी रख दी गई, ऐसी वो लग रही है। माने कमल का पत्ता हरा होता है, उसके ऊपर बगुला शांत जैसे बैठा है, जैसे कि हरे रंग की प्लेट के ऊपर एक मोती रख दिया गया। इससे क्या ध्वनित हो रहा भैया? इससे ये ध्वनित हो रहा है कि इस निर्जन स्थान में कोई पहुंचा नहीं। यदि कोई आया होता इसके पूर्व तो वो बकुली ऐसे शांत थोड़ी बैठी होती, वो भाग गई होती, कुछ हलचल मची होती। तो अब इसको अपन देखेंगे कि व्यंजकत्व से, ये व्यंजकत्व जो है वो व्यंग्यार्थ से कैसे प्रकट हो रहा है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ बलाका के निश्चल होने से, निष्पन्द होने से, निष्पन्द रूपा लिखा ना, निश्चल निष्पन्दा, निश्चल माने चलायमान नहीं, बिल्कुल शांत बैठी हुई है।
निष्पंद का मतलब निश्चल और निष्पंद दोनों अर्थ। निश्चल का अर्थ होता है चलने से, जैसे में एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने को चल बोलते हैं। निश्चल माने गति ना होना, एक जगह रहना। और निष्पंद का मतलब होता है शरीर में भी हाव भाव ना होना, ना तो हाथ पैर हिलाना, ना तो सिर हिलाना, शांत। तो शरीर में भी कोई हलचल नहीं, शारीरिक क्रिया में भी कोई हलचल नहीं। तो निश्चल और निष्पंद, ये बिस्नी पत्र में जो बलाका बैठी है, तो यहाँ पर बलाका के निश्चल होने से उसकी निडरता, क्यों निश्चल, इसका मतलब यहाँ कोई आए जो निडर होकर के बैठी है। यदि कोई आता तो डर जाती कि कोई शिकारी तो नहीं जो मेरे ऊपर बाण छोड़ दे। तो निडरता अर्थात एक आश्वस्ति रूप, कि मतलब यहाँ पर कोई नहीं है, आनंद से बढ़िया आंख बंद करके बैठो, ऐसा उसके मन में भरोसा है। तो ये जो आश्वस्तता है, उसके अंदर जो निश्चिंतता है, निडरता का जो भाव है, ये लक्षणा से सूचित हो रहा है। और उस आश्वस्त रूप लक्ष्य के लक्ष्यार्थ के द्वारा स्थान का जनरहित होना व्यंजना से सूचित हो रहा है। अब उस लक्ष्यार्थ के द्वारा क्या प्रकट हो रहा है कि माने वो इतनी आश्वस्त बैठी है, शांत बैठी है, निडर बैठी, इसका मतलब है कि ये स्थान जन स्थान शून्य है, यहाँ पर कोई आदमी आया या कोई है नहीं। इसलिए यह संकेत स्थान है। इसी स्थान पर आने के लिए संकेत किया गया था कि आपको यहीं पर पहुंचना है। यह बात पहले व्यंग्यार्थ से फिर व्यंजना द्वारा तो अपना प्रेमिका कह रही है, इसलिए मैंने इस स्थान का चयन किया था कि देखो यहाँ पर बलाका शांत होकर के बैठी, इसका मतलब है कि इस जगह में कोई आता जाता नहीं। इससे बढ़िया एकांत में जगह जहाँ पर हम और तुम हो, इससे अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती। इसलिए हमने आपको कहा कि हमें आपको यहीं पर आकर के मिलना, यहाँ कोई तीसरा कभी आता ये मैं कई बार चुपचाप आकर के जगह देख कर गई हूँ। तो यहाँ पर निष्पंद और निश्चल और निश्चलत्वपन जो है, जो बलाका के विशेषण दिए, ये दोनों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कि पहले निश्चिंतता या आश्वस्तता ये लक्ष्यार्थ निकला, उसके बाद में व्यंजना निकली क्या, जनरहित होना, और उस व्यंग्यार्थ से फिर जो है व्यंजकत्व तो एक तीसरा व्यंजना का बोध हुआ हमें कि यह स्थान जन स्थान रहित है। ये अर्थात यह स्थान ही हमारे लिए सर्वथा उपयुक्त है, हमें यहीं पर आना चाहिए। मेरा मतलब ये है, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ कि तुम जो है अभी अभी क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए थे, ठीक है, साथ में आना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ये स्थान हम दोनों के मिलन के लिए सर्वथा उपयुक्त है, सर्वथा उपयुक्त है। तो आपने देखा कि वाच्य से सीधे व्यंजकत्व की ओर, लक्षार्थ से व्यंजकत्व की ओर, और व्यंग्यार्थ से व्यंजकत्व की ओर हो गए। माने जो ध्वनि है, जो काव्य का मूल तत्व है, उसकी प्राण है, उसका आत्मा है, उसका आधार तीनों हो जाते हैं और तीनों से वो प्रकट हो जाता है। ये बस ये ध्यान में रखना होता है कि ये जो व्यंजना होती है, सॉरी, ये व्यंग जो अर्थ होता है, जो ध्वनि होती है, ये कभी भी प्रथमोच्चारण में ही समझ में नहीं आती। पहले जब हम कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में सबसे पहले उसका जो वाच्य है वही प्रकट होता है। वाच्य के बाद फिर दूसरे क्रम में वो जो ध्वनि है वो वाच्य से भी सीधे प्रकट हो जाती है, लक्षणा से भी हो जाती है, व्यंजना से भी व्यंजना हो जाती है। वो तीनों में हो सकता है, लेकिन सबसे पहले वाचक शब्द से पहले वाच्य अर्थ ही जो संकेतित अर्थ होता है दुनिया में, लोक प्रसिद्ध जो अर्थ होता है, पहले वही प्रकट होता है। आचार्य, हाँ, पश्य निष्फल निष्पन्दा विष्णु पत्रे राजते बलाका। हाँ, अत्र व्यंग्यार्थः तु एवं न भवितुमर्हति वा, यत्र पूर्वं नायिकया नायकं प्रति संकेतस्थानं दत्तं वर्तते, नायकः उक्तवान् कि अहं तत्र गत्वा आगतवान्, तत्र परं सा नायिका कथयति यत् यदा भवान् अत्र आगतवान् चेत् या बलाका अस्ति सा निष्पन्दत्वेन निश्चलत्वेन कथं तिष्ठति, अतः भवान् मिथ्या वदति। हाँ,
एतदपि अस्ति किमस्ति कि अत्र तु उदाहरणं दत्तम् अस्ति भवान् यथा कथयति तथापि भवितुं शक्नोति कि सः अहं पूर्वमेव उक्तवान् अर्थं कि सः पूर्वम् आगतवान् अस्ति इति नास्ति कथं हि कि तत्र निष्पन्दा अनिष्टिता च बलाका तिष्ठति पूर्वं तु सः तदेव कथयति अर्थात् भवान् सत्यं भवान् मिथ्या वदति अत्र भवान् न आगतवान् एतदपि व्यङ्ग्यार्थः एषोपि व्यङ्ग्यार्थः पुनः इदं जनस्थानरहितं स्थानं वर्तते अत्र न कोऽपि आगच्छति अतः एतत् स्थानमेव अस्माकं कृते सर्वथा उत्तमं स्थानं भवति इत्यपि तत्र व्यङ्ग्यार्थः स्वीकर्तुं शक्यते उभयमपि भवान् यत् कथयति तत्तु अस्ति तत्र टीकापि दत्तमस्ति। अब हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ही प्रश्न करते चलिएगा किसी के मन में हो है ना तो अपन उसको स्पष्ट करते चलेंगे। अब आया अगला वो रहा है साक्षात संकीर्तितम योर्थम अभिधत्ते। अब यहाँ पर वाचक शब्द की यहाँ पर व्याख्या प्रस्तुत हो रही है क्रमशः कि वाचक माने क्या, वाचक शब्द की परिभाषा क्या है, वाचक शब्द किसे कहते हैं और फिर वो जो शब्द का जो वाच्य है जो अर्थ है वो अर्थ के ग्रहण करने के आधार कितने होते हैं, कितने प्रकार का हो सकता है, कैसे हम किसी शब्द के अर्थ को ग्रहण करते हैं उसकी व्याख्या आगे बताएंगे। ये संकेतित जो अर्थ है कितने प्रकार का होता है तो यहाँ पर बता रहे हैं कि साक्षात संकेतितम योर्थम। यहाँ पर जो शास्त्रार्थ का विषय बनता है एक तो ये जो अभी हमने इसके पूर्व देखा कि शब्द के जो 4 अर्थ बताए तात्पर्यार्थ के सूचित, तो एक तो कहा है कि जहाँ पर भी मतांतर प्रारंभ हो जाते हैं एक आचार्य का दूसरा मत दूसरे का दूसरा मत होता है, जहाँ पर भी मतांतर उत्पन्न होते हैं वो सभी शास्त्रार्थ के विषय होते हैं। अभी हम जब ये संकेतित अर्थ के जो 4 भेद हैं जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो इसमें अलग अलग मत हैं, इसमें नैयायिकों के भी मत हैं, व्याकरणों के मत हैं, साहित्य शास्त्रियों के मत हैं, इसमें मीमांसकों के भी हैं, इसमें बौद्धों के भी हैं, तो अलग अलग पक्ष और बाद में फिर हमारा जो अपना पक्ष साहित्य शास्त्रियों का उस मत की स्थापना करना यही शास्त्रार्थ का विषय होता है। तो आज तो हम आपको प्रवचन पद्धति में समझा रहे हैं जैसे मंच में प्रवचन किया जाता है और इसके बाद हम इसको आज रात में इसको हम जो है शास्त्रार्थ विधि में पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष विधि में हम इसको लिखकर आपको 5 पेज जितना भी बनेगा 6 पेज में हम इसको लिखकर आपको कल हम बांटेंगे। तो उसको आप लोग जो है वैसे उसको तैयार करिएगा और 22 तारीख को शास्त्रार्थ सभा होगी। हमने पूजा जी से भी कल कहा था, उन्होंने कहा भी था, उन्होंने कुछ लोगों चिन्हित भी कर लिया शायद। तो उसमें आप लोगों को विषयोपस्थापन करना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और वो दिल्ली जाएगी केंद्रीय विश्वविद्यालय में। तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। 1 से 2-4 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, तो 2 से 3 विद्यार्थी तक अवसर दे देंगे, तो उसके लिए तैयार रहेंगे, है ना। गुरुजी एक और प्रश्न था। हाँ। जैसे ये मान के चलें कि ये जो इन्होंने अभिधान और अन्विधान ये 2 लक्षण दिए इन्होंने कि एक व्यक्ति कोई कहता है, गुरु कहते हैं कि पहले पद आदि को सीखते हैं फिर उसके बाद वाक्य को सीखते हैं, और एक कहता है कि पहले वाक्य ही सीख जाते हैं। तो ये इनको लक्षण जैसे मान लें तो ये दोनों लक्षण पूर्ण रूप से तो घटित हो नहीं रहे, एक आधे स्थानों पर एक घटित होता है, आधे स्थानों पर एक घटित होता है। तो जो दोष कहे गए हैं लक्षण में अव्याप्ति आदि, अच्छा। तो वो दोष इनमें आ जाएंगे, तो फिर लोगों ने क्यों उनको स्वीकार किया और अभी तक क्यों उनको मान रहे? दरअसल ये जो भाषा की जो बात होती है तो देखिए प्रभाकर का जो मत है, प्रभाकर गुरु का, वही पक्ष जायान है, क्योंकि आवश्यक नहीं भाषा जो होती है जब माँ से हम सीखते हैं जो पहली भाषा, वास्तव में वो पहली भाषा ही भाषा है जिसको हम जिस एक सामान्य एक जो स्वाभाविक परंपरा है उससे हम उस भाषा को सीखते हैं। तो जो सिद्धांत या लक्षण या जो भी हम चिंतन करते हैं हमको उसका जो एक प्रारंभिक जो बेस है हम उसी विषय पर विचार करते हैं। बाद में हम जब एक भाषा को जान गए, प्रौढ़ हो गए, तो फिर हम तो दूसरी भाषा को हम पढ़ करके भी सीख सकते हैं या किसी प्रदेश में गए तो बोलते बोलते सुन करके भी हम सीख सकते हैं त्रुटिपूर्ण, बाद में धीरे धीरे परिष्कार हो जाता है। तो इसलिए प्रभाकर का जो मत है वही जायान है, मतलब भाषा तो सुन करके ही सीखी जाती है। तो
प्रभाकर जी का जो मत है वही उसी को विद्वानों ने मान्यता दी है। इसलिए अपन इसको अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव रूप आप मान रहे हैं, इसलिए अपन को इसमें वो नहीं मानना चाहिए। वो प्रभाकर गुरु का ही मत उचित हो, क्योंकि मैंने वही कहा कि भाषा, जब हम पहली भाषा सीखते हैं तो वास्तव में हम मूक थे पहले, और जब हमने जो सबसे पहले सीखा वो उसी पर ये सिद्धांत घटित हो रहा है। लक्षण के बारे में जानते हैं ना, लक्षण में 3 दोष होते हैं और ठीक है। चाय आ गई क्या? चाय आ गई, चाय भी पिए थोड़ा, तो यही भेज दीजिए सबको। हाँ, क्या है कि देखिए, पहली बात तो क्या है, पहली बात तो प्रभाकर, इसीलिए मम्मट कोई दोनों मतिष्ठ नहीं है, इसलिए मम्मट कह रहे हैं तात्पर्यार्थो विहितोचित, वो अपना पक्ष नहीं कह रहे। मम्मट को तो तीनों अर्थ मालूम है, तीनों को पक्ष दे रहे हैं। क्या बोलते हैं, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, वो 3 ही के पक्षपाती हैं। उन्होंने बताया कि और कुछ लोग जो है वो तात्पर्य को भी बोलते हैं और उससे अपना लेना देना वो चूंकि विषय प्रतिपादन कर रहे हैं, तो विद्यार्थी को ऐसा ना हो कि वो ना कहे गुरुजी को आते ही नहीं था तात्पर्यार्थ, इसलिए वो छोड़ दिए। इसलिए उन्होंने वहाँ पर उसका स्मरण कराया। वास्तव में वो मम्मट को इष्ट नहीं है, वो मीमांसा। अभी जब आप इनके अभी चलेंगे इसकी गहराई में, तो समझ में आएगा कि वो क्यों तात्पर्यार्थ के बारे में भी आगे जानेंगे। अभी वो जाति की बात कहेंगे, वो जो संकेतित अर्थ हैं 4 प्रकार के, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा। तो सबको जाओ भैया, नहीं मैं व्यक्ति जाऊँगा, बाकी लोग बैठे रहेंगे। अच्छा, बीच थोड़ा रेस्ट चाहिए क्या 5 मिनट का? ठीक है, हाँ थोड़ा दिमाग हो जाए, चाय पीकर आ जाए। अच्छी बात, ओके।